दोस्तों, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का हमने वॉल्यूम फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। अब आज से हमारा वॉल्यूम सेकंड स्टार्ट हो रहा है और वॉल्यूम सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के आधार। अब इलास्टिसिटी में कौन कौन से बेसिक्स है, स्ट्रेस किसको बोलेंगे, स्ट्रेन किसको बोलेंगे, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। नाउ आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता क्या है, स्ट्रेस या प्रतिबल किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार, देन स्ट्रेन, विकृति, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार, हुक्स लॉ एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थता। तो सबसे पहले सॉलिड की हम बात करते हैं। अब सॉलिड क्या है वो अगर हम लें, सॉलिड मतलब ठोस। अब ठोस एक्चुअल में एक ऐसी बॉडी है जिसका न तो शेप चेंज होता है न ही साइज चेंज होती है। So it is the state of matter in which its particles or molecules are bound together. तो ये वास्तव में पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें कण या अणु एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। और बंधे हुए क्यों रहेंगे? अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो उन अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल होता है और अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ये जो सारे आपके अणु हैं, कण हैं, वो सारे बंधे हुए रहते हैं। ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये पदार्थ की ये जो अवस्था है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड या ठोस। नाउ ड्यू टू इट सॉलिड्स हैव डिफाइंड शेप एंड साइज। अब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण या अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ये अणु आपस में बंधे हुए हैं और इसके कारण क्या होगा, इनका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट साइज होगी, इनका निश्चित आकार होगा और निश्चित आकृति होगी। तो ठोस कभी भी आकार और आकृति चेंज नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दोगे तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, पर अपना आप ये कभी भी अपनी पोजीशन, अपने शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा। नाउ अब इसके लिए ग्राफ है, हम ग्राफ ले लेते हैं। सो अगर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, अंतर आणविक दूरी और स्थितिज ऊर्जा के मध्य यदि हम वक्र खींचे तो वक्र हमारा कुछ इस प्रकार आता है। ये हमारा वक्र है। अब इसको हम मान लेते हैं आर नॉट, ये दूरी हमारी R0। तो R0 वास्तव में क्या है, R0 इज द एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या अंतर आणविक कणों की जो अंतर आणविक दूरी है उसका औसत है। तो अंतर आणविक औसत दूरी को हमने R0 माना है और R0 दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। तो R0 को मैं लिख देता हूं, R0 एक्चुअल में क्या है, एवरेज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, औसत अंतर आणविक दूरी। ये हमारा R0 है और R0 पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपकी न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। नाउ अब अगर हम स्लोप लें तो अगर हम इधर जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव और इधर आओगे तो स्लोप नेगेटिव। तो और ये जो पॉइंट है यहां पर स्लोप आपका क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। सो फोर्स का अगर फॉर्मूला लें तो फोर्स होता है हमारा -du/dr। अब अगर आपका du/dr 0 है, इसका मतलब हमारा F हमारा 0 होगा। तो स्लोप हमारा यहां पर 0 होगा और F हमारा -du/dr। अब अगर मैं इधर आऊं, इधर लूं, तो यहां पर आपका क्या स्लोप
नेगेटिव है, और अगर आप इधर की बात करोगे तो यहां पर हमारा क्या स्लोप पॉजिटिव है। क्लियर है? नाउ एफ हमारा माइनस डी यू बाई डी आर। अब इसमें आगे लिखा है व्हेन सॉलिड इज कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड, तो एक्चुअल में क्या होगा आगे हम बात करते हैं। अब इलास्टिसिटी क्या है, प्रत्यास्थता क्या है। अब प्रत्यास्थता वास्तव में ठोस का वो गुण है जिसके कारण वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, अपने शेप एंड साइज चेंज नहीं करती है। अगर उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल के कारण वापस अपने वास्तविक आकार में आ जाएगी। सो इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, द फोर्स विच चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी in a state of producing the change in its state is called a deforming force. अब डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल एक ऐसा बल है जिसके कारण क्या होगा, वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करती है, वो ठोस है, वो ठोस ही बनी रहेगी। तो मैटर आपका स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये जो फोर्स इसके लिए उत्तरदायी है या रेस्पॉन्सिबल है, उसको बोल रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल। A body that returns to its original shape and size on the removal of the deforming force is called an elastic body. अब इलास्टिक बॉडी या प्रत्यास्थ वस्तु, अब प्रत्यास्थ वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसमें वो अपना शेप एंड साइज अपने आप चेंज नहीं कर रही है। तो अगर उसके ऊपर आपने कोई फोर्स भी लगा दिया है, तो किसी बॉडी के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा जिसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में लेकर आ जाएगा। तो अ बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा देते हो तो बॉडी आपकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है। इस बॉडी को बोल रहे हैं इलास्टिक बॉडी या प्रत्यास्थ वस्तु। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अगर आप विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे तो बॉडी आपकी वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। इसको बोल रहे हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। नाउ अ बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड ए प्लास्टिक बॉडी। अब प्लास्टिक बॉडी क्या है, हमने बोला कि इलास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिस पर अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है या विरूपक बल लगाया है, उसको अगर आप हटा दोगे तो बॉडी वापस आपकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। बट अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आती है तो उस बॉडी को बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी या अप्रत्यास्थ वस्तु। अब आता स्ट्रेस या प्रतिबल। अब प्रतिबल किसको बोलेंगे, एक्चुअल में क्या है, मेरे पास में कोई बॉडी है, उसके ऊपर मैंने ऊपर से फोर्स लगाया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया है। अब इससे क्या होगा, इसका शेप चेंज होने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अपोजिट साइड में जो अपने एक्सटर्नल फोर्स लगा उसके अपोजिट साइड में एक फोर्स एक्ट करता है, एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है जिसको बोल रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। अब प्रति एकक प्रत्यानयन बल को बोलते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल। अब एक्चुअल में इक्विलिब्रियम के केस में जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, बाह्य बल लगाया है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, प्रत्यानयन बल जो उत्पन्न हुआ है, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आप रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दो, प्रत्यानयन बल प्रति एकक क्षेत्रफल बोलो, या फिर आप बाह्य बल अपॉन क्षेत्रफल बोलो, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया बोलो, दोनों आपका सेम ही रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाता है। तो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया सेट अप इन द बॉडी when this body is deformed by the external force is called stress। तो अगर किसी वस्तु को आपने बाह्य बल के कारण विरूपित किया है तो उसके प्रति एकक क्षेत्रफल पर जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल। तो प्रति एकक क्षेत्रफल रिस्टोरिंग फोर्स या प्रति एकक क्षेत्रफल प्रत्यानयन बल बोल सकते हो, या प्रति एकक क्षेत्रफल आप बाह्य बल बोल सकते हो, दोनों आपका सेम ही रहेगा, वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। इसको बोल रहा है स्ट्रेस या प्रतिबल। तो स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
प्रति एकांक क्षेत्रफल कौन सा बल है, रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रत्यानयन बल को हमने बोला है प्रतिबल। ये हो गया प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रत्यानयन बल को हमने बोला है प्रतिबल। क्लियर है। नाउ इन इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने अभी भी आपको बताया था कि साम्यावस्था में क्या होगा, प्रत्यानयन बल और विरूपक बल बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसको हम चेंज कर सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स की जगह मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये हमारा हो गया बाह्य बल अपॉन क्षेत्रफल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल बाह्य बल बोलो या प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रत्यानयन बल हो, आइदर वी यूज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, दोनों आपके सेम रहेंगे। नाउ अगर मैं इसकी यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, अब अगर मैं इसका यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या होगी, फोर्स का तो हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट इसकी हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और इसका एरिया का होता है L2। ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर है। तो इसका डायमेंशन आ गया। नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस या प्रतिबल के प्रकार। आप डिफरेंट टाइप्स के आपके पास में स्ट्रेस होते हैं, प्रतिबल होते हैं। फर्स्ट हमारा है लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य या अभिलंब प्रतिबल। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करेगा, अगर आपके पास में कोई बॉडी है, आपने उसके लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में या अनुदैर्ध्य दिशा में बल लगाया, तो उसके कारण क्या होगा, उसका लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ में परिवर्तन हो सकता है। सो इफ यू वांट टू चेंज द लेंथ ऑफ बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, देन द स्ट्रेस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करना चाहते हैं तो क्या कर रहे हो, लेंथ में चेंज कर रहे हो। तो यदि आप किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस अवस्था में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, तो अभिलंब दिशा में बल लगाकर यदि आप किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करना चाहते हैं, उस केस में जो स्ट्रेस होगा, प्रतिबल होगा, उसको आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि स्ट्रेस हमारा था फोर्स पर यूनिट एरिया या प्रति एकक क्षेत्रफल बल। अब अगर आप अभिलंब प्रतिबल की बात, सॉरी अनुदैर्ध्य या अभिलंब प्रतिबल की बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब बल अपॉन क्षेत्रफल। ये हो गया अभिलंब बल F अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, अभिलंब प्रतिबल। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू चेंज द लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये वस्तु की लेंथ भी चेंज कर सकता है, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है। अगर आप हर फेसेस पे फोर्स लगाओगे तो उस केस में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर आप केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आपकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे ये हमने रिजिड सपोर्ट कर रखा है, ये हमारे कोई वायर है। अब आप इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ परिवर्तित हो जाएगी।
ये आपकी लेंथ बढ़ गई है। तो इस केस में जो स्ट्रेस यूज हो रहा है उसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। नाउ वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब आयतन प्रतिबल की हम बात कर रहे हैं। अब आयतन प्रतिबल में क्या है? इफ वी अप्लाई द फोर्स in all direction of body, if we apply the force all around the body so that the volume of the body changes, then stress is called volume or bulk stress or compressive stress। इसको आप और लिख दो। अब हमने क्या बोला है? अगर हम वस्तु की प्रत्येक फलक पर या वस्तु की हर एक जगह अभिलंब दिशा में बल लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं? अभिलंब दिशा में। यही हम बोले यदि हम किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन करने के लिए उसके प्रत्येक साइड में बल लगाते हैं या हम वस्तु का आयतन परिवर्तित करना चाहते हैं और उसके लिए आप हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो उस केस में आपका जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? आयतन प्रतिबल या वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस किस केस में होगा? अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, जैसे अब ये हमारे पास में कोई बॉडी है, इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं ये V। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके हर एक फेस पर हमने फोर्स लगाया। अब इस फोर्स से क्या होगा? ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम आपका कम हो गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं स्मॉल v। तो अब एक्चुअल में जो बॉडी थी आपकी ये थी, इसका वॉल्यूम हमने कैपिटल V लिया था और अंदर वाले का वॉल्यूम हमारा हो गया स्मॉल v। तो अगर आप बॉडी का वॉल्यूम चेंज करना चाहते हो, वस्तु का आयतन परिवर्तित करना चाहते हो, किसके बल द्वारा, तो आपको हर डायरेक्शन में इसके फोर्स लगाना पड़ेगा या इसके हर साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इसके वॉल्यूम कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सटेंशनल स्ट्रेस होगा। तो यहां पर संपीड़न प्रतिबल हमने दिखाया क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है, और अगर आप बाहर की तरफ खींचते तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाता। उस केस में क्या होता? एक्सटेंशनल स्ट्रेस या प्रसार प्रतिबल। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी अपॉन सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो गया वस्तु के आयतन में परिवर्तन के लिए लगाया गया बल अपॉन पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रेस की बात कर रहे हो, प्रतिबल की बात कर रहे हो, तो हर केस में बल अपॉन क्षेत्रफल आएगा, फोर्स अपॉन एरिया आएगा। तो यहां पर आयतन में परिवर्तन के लिए बल लगा रहे हैं तो वॉल्यूम आपका तो आपका क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिबल। और लंबाई में परिवर्तन के लिए बल लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ना अगला आता है टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस, स्पर्श रेखीय अपरूपण प्रतिबल। अब यहां पर क्या हो रहा है? बॉडी को अपरूपित कर रहे हो, उसका शेप चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए आपका जो स्ट्रेस होगा उसको हम बोलेंगे शीयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। So if you want to change the shape of the body by applying force in tangential direction, तो यदि आप स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाकर वस्तु के आकार में परिवर्तन करना चाहते हैं, ये क्या हो गया हमारा? टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब स्पर्श रेखीय दिशा, स्पर्श रेखीय दिशा। तो यदि आप स्पर्श रेखीय दिशा में बल लगाकर वस्तु के आकार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा? शीयरिंग स्ट्रेस या अपरूपण प्रतिबल। शीयरिंग स्ट्रेस होता है
टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, क्या हो गया, स्पर्शरेखीय बल अपॉन पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कैसे आपका शेप चेंज होगा उसकी हम बात करें, जैसे अब ये हमारे पास में बॉडी है, क्लियर है। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसको हटा देता हूं, चलो मैं ये डिलीट। अब आपने क्या किया है, आपने इसका ये वाला फेस, ये आपने इसका फिक्स कर रखा है, ये आपका रिजिड है, जड़ है, और आप इसके ऊपर वाले फेस पर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो इससे क्या होगा, इसका जो शेप है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो उधर ही रहेगा, ऊपर वाला आपका सरक गया है, आपने स्पर्शरेखीय बल लगाया है, टेंजेंशियल फोर्स लगाया है। अब ये जो हमारा एंगल है इसको बोल देते थीटा, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ शियर या अपरूपण कोण। तो थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगल ऑफ शियर या अपरूपण कोण, अपरूपण कोण आ गया। नाउ शीयरिंग स्ट्रेस निकालोगे तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, तो आपने स्पर्शरेखीय जो बल लगाया वो अपॉन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, अपरूपण प्रतिबल या शीयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम। नाउ स्ट्रेन विकृति, अब बात आती है विकृति की। अब विकृति किसे बोलेंगे, स्ट्रेन क्या होगा, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो विमा में परिवर्तन तथा वास्तविक विमा के अनुपात को हम बोलते हैं विकृति या स्ट्रेन। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो विमा में परिवर्तन और प्रारंभिक विमा के अनुपात को हम बोलेंगे विकृति। तो स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या विमा में परिवर्तन अपॉन वास्तविक विमा, वास्तविक विमा, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेन। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो विमा में परिवर्तन अपॉन वास्तविक विमा, जैसे आपने लंबाई में परिवर्तन लिया है अपॉन वास्तविक लंबाई ली तो लंबाई से लंबाई कट गई, इसका मतलब यहां पर डायमेंशन, सॉरी यहां पर यूनिट नहीं होगी, तो दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, यह विमाहीन राशि है। इसी तरह से अगर डायमेंशन की बात करोगे तो ऊपर भी वही वैल्यू है, ऊपर भी वही फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे भी वही फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपस में कैंसिल हो गए तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, दिस इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस या क्या है, ऊपर तो मात्रकहीन लिखना चाहिए, विमाहीन लिख दिया हमने, तो मात्रकहीन और इसी तरह से विमाहीन। तो न तो इसकी विमा है और न ही इसका मात्रक है, बट एक्चुअल में एक और हमारे पास में स्ट्रेस है, स्ट्रेन है जिसको हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं, उसका पर्टिकुलर मात्रक होगा और वो हमारा क्या होगा, रेडियन होगा, क्योंकि कौन को हम रेडियन में मेजर करते हैं। अब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कौन क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाता है, पर उसको हम फिर भी रेडियन में मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट जो होगी वो आपकी रेडियन होगी, बट इसका डायमेंशन नहीं होगा,
नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये विकृति के प्रकार। अब डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन हमारे पास में है। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेन या अभिलंब विकृति, अभिलंब विकृति, और दूसरा होता है शीयरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति। तो अभिलंब विकृति एंड अपरूपण विकृति मेनली दो टाइप की विकृति है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन एंड शीयरिंग स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेन को फर्दर डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अभिलंब विकृति, ये हो गया अभिलंब विकृति, सॉरी अनुदैर्ध्य विकृति। क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है तो अनुदैर्ध्य विकृति भी होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति। सेकंड आता है लेटरल स्ट्रेन या अनुप्रस्थ विकृति, ये हो गया अनुप्रस्थ विकृति। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति। ये सारी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये ध्यान रखना। तो अनुदैर्ध्य हो गया, अनुप्रस्थ हो गया, आयतन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेटरल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया। अब लेटरल स्ट्रेन भी दो टाइप की होती है, टेंसाइल स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब तनन विकृति भी हो सकती है एंड क्या होती है, संपीड़न विकृति भी हो सकती है। तो तनन विकृति ये क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन या संपीड़न विकृति, संपीड़न विकृति। तो टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन दो टाइप की हमारे पास में स्ट्रेन है लेटरल स्ट्रेन के अंदर। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज एक्चुअली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारा डेल्टा एल हो गया, ओरिजिनल लेंथ एल हो गई। यहां पर हमने क्या किया है, हमारे पास में कोई वायर है, ये कोई वायर, आपने इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगाकर इसको खींचा है, तो इससे क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये लेंथ आपकी बढ़ गई है, इस बढ़ी हुई लेंथ को हमने बोल दिया डेल्टा एल, और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गया क्या, अनुदैर्ध्य विकृति। नाउ सेकंड आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति। ये हमने पहले बता दिया था कि अभी क्या है, आपके पास में कोई बॉडी है, उस बॉडी के आपने हर डायरेक्शन में या हर फेसेस में आपने फोर्स लगाया है, इससे इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, आयतन परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आयतन में परिवर्तन अपॉन वास्तविक आयतन, आयतन में परिवर्तन अपॉन वास्तविक आयतन। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, कि ये आपकी कोई बॉडी है, आपने क्या किया, इसके हर डायरेक्शन में या हर फेसेस में या बॉडी की सभी तरफ आपने फोर्स लगाया है, फोर्स आपका अंदर की तरफ लग रहा है, तो इससे क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो आपका वॉल्यूम आप क्या हो गया, कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ये वॉल्यूम हो गया। सो इसको फिल कर देता हूं मैं, ये वॉल्यूम हमारा इतना हो गया।
और पहले जो बॉडी थी ये थी हमारी, अब ये हमारी ये हो गई है। नाउ इसका वॉल्यूम मैं कैपिटल वी मान लेता हूं, इसका मैं स्मॉल वी मान लेता हूं। तो चेंज इन वॉल्यूम को मैं मान लेता हूं ये आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी और वास्तविक आयतन आपका कैपिटल वी। तो यहां पर भी इसकी यूनिट नहीं होगी, मात्रक नहीं होगा और विमा भी नहीं होगी, डायमेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन भी आयतन है और वास्तविक आयतन भी आयतन है। तो हमारा क्या जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन ऑफ शेप। तो विरूपण विकृति या आकृति की विकृति। अब इसमें क्या है, यहां पर आपकी बॉडी का शेप चेंज हो रहा है और किस एंगल से चेंज हो रहा है उसको हम मान लेते हैं एंगल ऑफ शेयर या विरूपण कोण, जो अभी मैंने पहले बता दिया था। तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल, एंगल से डिफाइन करते हो थ्रू विच अ लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आपने क्या किया है, स्पर्श रेखीय बल लगाया है किसी वस्तु पर। तो जैसे आपने स्पर्श रेखीय बल लगाया, वापस मैं बना देता हूं डायग्राम। अब ये हमारी कोई बॉडी है, फिल कर देते हैं इसको। ये हमारी बॉडी, अब इसका ये वाला पोर्शन आपका फिक्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसके टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं एफ। अब जैसे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इससे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी ये हो गई है। क्लियर है। अभी मैंने नीचे ले लिया था इसलिए नीचे चला गया, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं। चलो टी आ गया। तो पहले बॉडी आपकी व्हाइट कलर की थी, अब बॉडी हमारे ग्रीन कलर की हो गई है। तो एक्चुअल में क्या हो गया है, ये हमारी बॉडी बन गई है नहीं। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये नई बॉडी। अब एंगल की बात करें तो एंगल हमारा क्या हो गया, ये एंगल इसने बनाया, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर या विरूपण विकृति या आकृति की विकृति, और ये हमारा विरूपक बल हो गया। तो यह उस कोण थीटा से परिभाषित किया जाता है जो प्रारंभ में नियत फलक के साथ स्थित लंबवत रेखा स्पर्श रेखीय विरूपक बल लगाने पर प्राप्त नई रेखा के साथ बनाती है। तो एक्चुअल में पहले आपकी व्हाइट कलर की बॉडी थी, आपने ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो बॉडी आपका ये नया शेप ले लिया। तो ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है ये कितनी डिस्टॉर्ट हो गई है, कितना एंगल बन गया, वो हमारा हो जाएगा थीटा। तो इसको हम बोल रहे हैं विरूपण कोण या विरूपण कोण या अपरूपण कोण। द एंगल थ्रू विच द रेफरेंस लाइन टर्न्स इज कॉल्ड द एंगल ऑफ शेयर। तो वह कोण जिससे संदर्भ रेखा या रेफरेंस लाइन आपकी क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है। पहले रेफरेंस लाइन ये थी, अब परिवर्तित हो गई, इधर आ गई येलो कलर पे, इसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ शेयर या अपरूपण कोण। नाउ इसके बाद में आता हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या है वो हम डिस्कस करते हैं।
सो हुक्स लॉ या हुक का नियम। अब हुक का नियम क्या है? अंडर द इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच्ड। तो प्रत्यास्थ सीमा में क्या होगा? अगर किसी तार पर आप बल लगाते हो तो उससे लंबाई उसकी परिवर्तित होगी, वो आपका क्या होगा? उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो यही हमने बोला है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच्ड। तो प्रत्यास्थ सीमा में यदि किसी वायर के ऊपर आप भार लगाओगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन आपका क्या होगा? वो कितना भार आपने लगाया उस पर डिपेंड करेगा। तो एक्सटेंशन या लंबाई में या प्रसार में क्या होगा? वो आपका डिपेंड करेगा कितना आपने लोड अटैच किया है। तो प्रत्यास्थ सीमा में किसी तार में उत्पन्न प्रसार उससे लटकाए गए भार के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा आप भार लगाओगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? थॉमस यंग ने क्या किया था? थॉमस यंग मॉडिफाई द हुक्स लॉ। इसने हुक लॉ को कुछ मॉडिफाई किया था और मॉडिफाई करके इसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हिम अंडर इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो थॉमस यंग ने बोला है, तो थॉमस यंग ने क्या बोला है कि प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हुक का लॉ क्या है? केवल इलास्टिक लिमिट में वैलिड है, इसके बाहर जाओगे तो सीज हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो हुक का नियम केवल आपका प्रत्यास्थ सीमा में वैलिड है। प्रत्यास्थ सीमा से अगर बाहर चले जाते हैं तो हुक का नियम काम नहीं करता है। अब हमने बोला है, क्या बोला था? जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। अब जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति, स्ट्रेस इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। और ये जो आपका समानुपाती नियतांक इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो ये जो हमारा समानुपाती नियतांक है, ये आपका पदार्थ जो आपने लिया है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आता है इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा। अब प्रत्यास्थ सीमा क्या है? द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच द हुक्स लॉ just ceases is called the elastic limit for such type of body and such type of stress. अब हमारे पास में कोई वस्तु है, वस्तु पर आपने बल लगाया है और आप जैसे बल को हटाते हो वापस वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। अब धीरे धीरे हम बल का मान बढ़ाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब अगर आप बल को हटा दोगे, फोर्स को रिड्यूस कर दोगे, फोर्स को रिमूव कर दोगे, तो बल को हटा दोगे तो भी वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगी। तो वो जो मिनिमम वैल्यू है, सॉरी, वो जो बल का न्यूनतम मान है जिससे क्या होगा वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। सो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच द हुक्स लॉ जस्ट सीजेस इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। तो प्रतिबल का वह मान जिसके लिए हुक का नियम समाप्त हो जाता है। तो उससे ज्यादा करोगे तो वैसे हुक का नियम समाप्त है, और उससे कम करोगे तो आपका हुक का नियम वैलिड होगा। तो उसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा। ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बियॉन्ड दिस लिमिट द बॉडी नेवर रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो अगर हम इस सीमा से बाहर चले जाते हैं तो वस्तु कभी भी अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ पाएगी। तो उस न्यूनतम बल को बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थ सीमा। तो उस सीमा से आप बाहर चले जाओगे
तो हुक का नियम आपका काम नहीं करेगा, वस्तु कभी भी वास्तविक अवस्था में नहीं आएगी। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ये विभिन्न प्रकार की प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता कौन कौन सी वो हम ले लेते हैं। सो इलास्टिक कांस्टेंट की मैं बात करता हूं, प्रत्यास्थता नियतांक। अब कौन कौन से होंगे। फर्स्ट हमारा होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जिसको वाई से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा आ गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक। सेकंड आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको आप ईटा से डिनोट करते हो, ये हो गया अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। एंड थर्ड हमारे पास में है बल्क मॉडुलस। जिसको के से डिनोट करते हैं, ये हो गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग्स मॉडुलस जो कि इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ हो जाएगा, देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, और थर्ड हमारे पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस। अब वन बाय वन हम तीनों को लेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है यंग्स मॉडुलस और इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। ये हो गया यंग प्रत्यास्थता गुणांक या लंबाई की प्रत्यास्थता। लंबाई की प्रत्यास्थता। अब हमने बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो इससे हमने इलास्टिक कांस्टेंट निकाला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या प्रतिबल अपॉन विकृति। अब y की बात कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो है, प्रतिबल अपॉन विकृति तो है, बट यहां पर आप क्या करोगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको लेना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो क्या आ गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, सॉरी ठीक, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको हम बोल रहे हैं यंग्स मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम y से डिनोट करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो y क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब हो गया, स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, ये आ गया। ठीक है, स्मॉल एल का मतलब चेंज इन लेंथ या लंबाई में परिवर्तन। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हमारी हो जाएगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, इसका मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, और नीचे आपकी स्ट्रेन है, विकृति है, विकृति मात्रकहीन होती है, तो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
सेकंड आ रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ईटा, जड़ता मापांक या बरोड़ी मापांक या अपरूपण मापांक। तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक बोल सकते हो, ये जड़ता प्रत्यास्थता गुणांक बोल सकते हो। अब ईटा क्या होगा, ईटा हमारा होगा शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। ये क्या हो गया, अपरूपण प्रतिबल अपन अपरूपण विकृति। तो अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति ये आ गया। अब अपरूपण प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल तो हमारा फोर्स अपॉन एरिया ही है, तो ये तो हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे अपरूपण विकृति जो कि हम थीटा से डिफाइन करते हैं कि हमारा थीटा, तो एफ बाई ए अपॉन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय। अब एंगल की बात आती है, तो एंगल में हम क्या करें, ये हमारी बॉडी थी, जब आपने यहां पर इसके फोर्स लगाया, तो जैसे आपने फोर्स लगाया इससे क्या हो गया, ये बॉडी आपकी इस तरह से डिफॉर्म हो गई है। अब इसको मैं मान लेता हूं एक्स, ये हमारा एल, और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, ये एंगल है थीटा। तो अब अगर आप लोगे तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एक्स बाई एल, तो आप यहां पर एक्स बाई एल कर सकते हो, तो एफ बाई ए अपॉन थीटा करो, या फिर एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई एक्स बाई एल करो, एक ही मतलब है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एफ बाई ए थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स, तो दोनों ही सही है। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट तो हुई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यूनिट लोगे तो यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है बल्क मॉड्यूलस या आयतन की प्रत्यास्थता। अब बल्क मॉड्यूलस को हम के से डिफाइन करते हैं, तो आयतन की प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम के से डिफाइन करते हैं, और के हमारा क्या होगा, अब यहां पर आपको लेना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो क्या हो गया, आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। तो दिस इज आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को बोलते हैं बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। So it is actually the ratio of volumetric stress upon volumetric stress to the volumetric strain। और अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हो, कंप्रेसिव के केस में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। नाउ इसका आप ये भी ले सकते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो क्या ले सकते हैं इसको, इसको हम चाहे तो संपीड़न प्रतिबल अपॉन संपीड़न विकृति भी लिख सकते हैं, संपीड़न विकृति। तो संपीड़न प्रतिबल तथा संपीड़न विकृति के अनुपात को बोलते हैं
बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फाइंड स्ट्रेस इन बोथ केसेस। अब एक बॉडी हमारे पास में, एक बॉडी ये है, तो फर्स्ट वाली बॉडी पे क्या किया है, एरिया तो हमने दोनों साइड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, यहां पर आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। और सेकंड केस में हमने यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और लेफ्ट में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। दोनों केस में आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, आपको प्रतिबल निकालना है। तो दोनों अवस्थाओं में हमको प्रतिबल निकालना है। क्लियर है? अब सबसे पहले अगर ये हमारे पास में बॉडी है, इधर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और अगर आपका ये रिजिड है, ये रिजिड, तो अब यहां पे क्या होगा, ये बोल रहा है, सॉरी ये फ्री एंड है, रिजिड नहीं है, इसको फ्री कर देता हूं मैं। ये हमारा फ्री एंड है, तो आपने केवल एक ही साइड में फोर्स लगाया, दूसरा आपका फ्री है। तो जैसे आप इसको यहां पर फोर्स लगाओगे, ये बॉडी आपकी चलने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो इस केस में आपका स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर तो आपका स्ट्रेस जीरो। अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाला केस लेते हैं। तो यहां पर प्रतिबल या विकृति नहीं होगी। अब अगर मैं फर्स्ट वाला केस लूं, तो फर्स्ट केस में क्या है, इसकी हम बात कर रहे हैं ये। अब अगर आप एक साइड को रिजिड सपोर्ट कर दो, यहां पे रिजिड दे दो, रिजिड सपोर्ट है, और इस साइड में आप खींचोगे, तो इससे क्या होगा, अपरूपण उत्पन्न हो जाएगा, बॉडी की लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी। तो अगर यहां पर हम रिजिड सपोर्ट दे दें, रिजिड सपोर्ट, और इधर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो अब इससे क्या होगा, यही हमने लिखा है, तो इस अगर पहले मैं ये वाले केस लूं, तो दोनों साइड में आपका इक्वल फोर्स है, इक्वल फोर्स होगा, तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो गया, एफ नेट तो आपका जीरो हो गया। तो परिणामी बल तो आपका जीरो है, पर दोनों फोर्स आपके अपोजिट साइड में लग रहे हैं, तो इससे बॉडी क्या होगी, बॉडी पर आपका स्ट्रेस लगेगा, बॉडी आपकी विरूपित होगी, इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसकी साइज चेंज हो जाएगी। अब अगर मैं यहां पर रिजिड सपोर्ट मान लूं, अब आपने इधर खींचा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, सेम टू सेम यहां पर है, यहां पर लेंथ हमारी इंक्रीज होगी। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, तो नेट फोर्स तो आपका जीरो हो गया है, ठीक है। अब स्ट्रेस की बात करें, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हमारा आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2 का, और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर आपका जो प्रतिबल लगेगा वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगेगा। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड में आप ये मान सकते हो कि सेकंड में क्या हो रहा है, यहां पर ये तो आपका 10, इधर आपका 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन। अब ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो गए, तो इसका मैं नया डायग्राम बना देता हूं। तो नया डायग्राम इसको आप क्या ले सकते हो, आपका ये स्टेप से ले सकते हैं हम, कि इधर तो आपका 10 न्यूटन का लग रहा है और यहां पर आपका जीरो है। अब यहां पर बॉडी आपकी इस साइड में मूव भी करेगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखा है, और साथ में इधर भी आपने लगा रखा है, तो आपका स्ट्रेस भी होगा। अब अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस यहां पर हो जाएगा
फोर्स क्या लग रहा है 10 न्यूटन, और एरिया आपका 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो यहां पर भी आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपका स्ट्रेस सेम है, तो इसको मैंने इस तरह से इसके इक्वल मान लिया। तो अगर मैं इसको F0 कर दूं तो फ्री एंड हो गया, और फ्री एंड के केस में आपका केवल इस साइड में मोशन होगा। अब एक्चुअल में यहां पे भी फोर्स लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो आपका स्ट्रेस भी लगेगा और आपका बॉडी मूव भी करेगी। सो 10 न्यूटन का बल तो यहां पर वस्तु को गति प्रदान करेगा, और 10 न्यूटन का बल हमारा स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। अब सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन, ये हमारी प्रॉब्लम सेकंड है। A rod is elongated with the help of a force 4 × 10⁵ Newton, and the length of rod is 1 meter, and area आपका ये है। Then find net elongation in rod if y आपको दे रखा है। अब यहां पर क्या बोला है, एक रॉड हमको दे रखी है, उस रॉड में फोर्स लगाया आपने, तो F हमको दे रखा है 4 × 10⁵ न्यूटन, क्लियर है। और साथ में दिया है लेंथ इसकी दे रखी है, L हमको दे रखा है 1 मीटर, एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको y भी दे रखा है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेट एलोंगेशन निकालना है, तो परिणामी प्रसार निकालना है। अब प्रसार निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y हमने निकाल रखा है, वो था फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो आपको स्मॉल l निकालना है कुल मिला के। ठीक हो जाएगा, l हमारा हो जाएगा F अपॉन A, कैपिटल L ऊपर चला जाएगा, ये y, तो वैल्यू रख दो। तो F की जगह तो आ गया 4 × 10⁵, कैपिटल L की जगह आ गया है 1 मीटर, एरिया हमारा हो गया 10⁻⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4, और y हमारे पास में 2 × 10⁻11। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 2 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास में -4, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा +4, तो 10⁻9 अपॉन 10⁻11, ये हो गया 2 × 10⁻2 मीटर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गया 0.02 मीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये प्रॉब्लम थर्ड, फाइंड स्ट्रेस इन स्ट्रिंग। तो डोरी में हमको क्या निकालना है, प्रतिबल निकालना है। तो डोरी में प्रतिबल निकालना है, डायग्राम हमारे पास में ये है। तो 4 kg का आपने वेट लटकाया है, 4 kg हमने मास लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, W होता है हमारा M × G, G में 10 मान लेता हूं, तो देखो 4 × 10 दैट इज 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन हमारा क्या होगा, वेट हो गया या फोर्स हो गया। अब यहां पर टेंशन की बात करें, तो टेंशन हमारे किसके बराबर होगी, T हमारा W के बराबर होगा, T हमारा 10 न्यूटन आ गया। नाउ तो T हमारे पास में आ गया है, हमको स्ट्रेस निकालना है, प्रतिबल निकालना है। तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो हो गया आपका 10। अब बात आती है एरिया की। अब एरिया इसका इसने दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का एरिया है, ए हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा गिवन है। तो ये जाएगा 10⁻⁻² स्क्वायर
इसका मतलब 10 इंटू 10⁴ दैट इज 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर प्रतिबल का मान या स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ना ना थोड़ा गड़बड़ है, ये 40 था तो ये हमारा 40 हो गया है, तो ये 40 तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर दो, ये हो गया 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे आंसर आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इफ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द रोप इज T इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हमको दे रखा है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रोप सच दैट द स्ट्रिंग नेवर ब्रेक। अब ये हमारे पास में डायग्राम है। अब इसने बोला है कि आपको न्यूनतम क्षेत्रफल निकालना है जिसके लिए आपकी स्ट्रिंग टूटनी नहीं चाहिए, रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। नाउ अब एक्चुअल में जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो आपका एरिया भी बढ़ेगा। स्ट्रेस की बात करें पहले, तो स्ट्रेस एक्चुअल में क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स यहां पर टेंशन होगा, यहां पर आपका टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और ये नीचे की तरफ लगेगा। वो क्या होगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन। और इसकी बात करें, टेंशन आपका ऊपर, ये ऊपर टेंशन और नीचे क्या आएगा 40 न्यूटन। क्लियर है। अब हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेस आपका T अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, टेंशन अपॉन एरिया होता है, तनाव अपॉन क्षेत्रफल है। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्या है कि यदि तनाव T के किसी मान के लिए डोरी टूट जाती है तो इसको टूटने से बचाने के लिए हमको ए का मान भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम ए बढ़ाएंगे तो टी भी हमारा बढ़ेगा। तो आप क्या करते हो, इस डोरी को टूटने से बचाना है तो टी के किसी मान को, अगर टी के किसी मान के लिए अगर डोरी को टूटने से बचाना है तो हमको ए का मान भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यदि तनाव टी के किसी मान के लिए रोप टूट जाती है तो इसको टूटने से बचाने के लिए हमको ए का मान बढ़ाना होगा, और ए बढ़ाओगे तो स्ट्रेस आपका घट जाएगा। क्लियर है। तो ए की वैल्यू अगर बढ़ाते हो तो स्ट्रेस की वैल्यू आपके कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस आपका ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अतः हमें यहां पर न्यूनतम ए का मान ज्ञात करना है जिस पर डोरी आपकी टूटे नहीं। तो हमको न्यूनतम ए की वैल्यू निकालनी है, डोरी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। नाउ इक्वेशन ले लेते हैं। पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये आपका 40 न्यूटन, यहां पर आपका टी, और ए भी आपका नीचे आ रहा है। ये ए भी आपका नीचे है। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 माइनस टी, 40 माइनस टी इक्वल टू, अब ए की बात कर रहे हैं, ये हमारा 4 है, ठीक है, इक्वल टू 4a, क्योंकि मास हमारा क्या है 4 है। ये आ गया। नाउ दूसरी इक्वेशन ले लो, ये आपका 20, ये टी, और यहां पर आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ये ए। तो ये क्या हो गया, टी माइनस 20 इज इक्वल टू, इसका मास 2 है और इसका मास आपका 4 था, इक्वल टू 2a। ये आ गया। अब दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूं। तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a एंड 40 माइनस टी इक्वल टू 4a। दोनों को ऐड करो तो t से t कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 6a। तो a यहां पर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा
ए की वैल्यू आ गई है। गलत हो गया, ये 40 प्लस का है, 20 माइनस का है, तो ये 20 आएगा, ये 20, तो ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा 20/6। तो ए इक्वल टू 20/6 या 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा ए की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमारा स्मॉल ए तो आ गया, अब मैं इसका टी निकालू। तो टी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ए की वैल्यू को यहां पर रख देता हूं। तो टी इक्वल टू 2 इंटू 10/3 प्लस 20, 3 एलसीएम ले लिया, टी हो गया 60 प्लस 20 दैट इज 80/3, ये हमारे टी की वैल्यू आ गई न्यूटन। अब आपके पास टी की वैल्यू है और स्ट्रेस की वैल्यू भी है, तो हम रख देते हैं। तो टी तो हो गया 80/3, टी हमारा 80/3 है, और स्ट्रेस हमने निकाला है, स्ट्रेस हमारा था, स्ट्रेस कितने दिया था 2 इंटू 10⁵, ये है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ठीक है। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस, अब तो 2 इंटू 10⁵ है, ये आपका टी हमारा ये हो गया, और आपको क्या निकालना, ए निकालना है। अब हमको ए की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब रस्सी आपके टूटे नहीं, इसके लिए T/A की वैल्यू हमेशा आपके ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो T/A की वैल्यू आपकी किससे कम होगी, 2 इंटू 10⁵ से कम होना चाहिए। अब यहां से मैं ए निकाल देता हूं, तो ए हमारा क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 80/3, नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁵, ये 2, ये 40, तो 40/3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये आपका ए की वैल्यू होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो 40/3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहां पर क्या बोला है, ये हमारा क्वेश्चन 4 है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो आपकी डोरी टूट जाएगी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू जहां पर डोरी आपकी टूट जाती है। अब मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है जिससे कि आपकी रोड टूटे नहीं, और ये हमारा डायग्राम है। यहां पर ये पुली है, ये 2 kg का मास है और ये 4 kg का मास है। इसका मतलब जी की वैल्यू अगर मैं 10 मानूं तो ये आपका 40 न्यूटन का वेट नीचे लग रहा है, इस पर 20 न्यूटन का वेट ऊपर लग रहा है, सॉरी नीचे लग रहा है। और टेंशन हमेशा आपकी जहां से डोरी बंधी है उसकी तरफ होती है, तो टेंशन इधर टेंशन इधर। अब आपको क्या निकालना, ए की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपका टी बढ़ेगा, सॉरी टी की वैल्यू अगर आपकी कांस्टेंट है, तो अगर आपका ए बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप टी बढ़ाते हो आपका ए भी बढ़ता है, तो आपका ए की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिससे कि आपका टेंशन क्या हो जाए, टेंशन चेंज हो जाए और आपका बॉडी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। तो मैं ए की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। अब स्ट्रेस आपको दे रखा है, फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो एक डायग्राम तो हमारा ये, तो इस इक्वेशन क्या हो जाएगी 40 माइनस टी इक्वल टू 4a, और दूसरा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम यहां से लोगे तो जाएगा t माइनस 20 इक्वल टू 2a। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको a की वैल्यू मिलती है 20/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t की वैल्यू मिलती है 80/3 न्यूटन। अब टेंशन आपके पास में है, आपके पास में स्ट्रेस भी है, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। सो हमने यहां पर बोला है कि T/A की वैल्यू ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, तभी बॉडी आपकी नहीं टूटेगी, ज्यादा होती है आपकी बॉडी टूट जाएगी। तो
ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका 2 × 10⁵, डी आपने निकाल दिया, ए निकालना है तो ए आ गया 40/3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। सो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के वॉल्यूम 2 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और यहाँ पर हमने कुछ इलास्टिसिटी के टॉपिक्स लिए हैं और न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में चाहिए तो हमारा जो ऐप है सरस्वती एकेडमी, उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये सारे कंटेंट आपको फुल मोड में मिल जाएंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।